हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, होमवर्क हो गया नहीं? हो गया क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। बेटा, ब्रेक मिलता नहीं है तुम लोगों को? हाँ, समोसे खाने के लिए तुमको 15 मिनट पहले छुड़वाना चाहिए था आज, जब समोसे खिलवाने थे तो। चलो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 8।
बढ़िया क्वेश्चन है, स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। You are required to prepare a statement of P&L and balance sheet from the following trial balance extracted from the books of International Hotels Limited on 31st March 22। अब देख लेना ध्यान से, बिजनेस कौन सा है? होटल्स का बिजनेस है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है, डिवाइडेड इनटू 5000 6% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच एंड 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल देखा जाए तो 5 लाख है प्रीफरेंस शेयर, और 10,000 इंटू 100 10 लाख है इक्विटी शेयर, तो टोटल कितना है? 15 लाख। फिर आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखो 5,000 6% प्रीफरेंस शेयर दे रखे हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल 8,05,000 है। फिर आपको दे रखा परचेज वाइन्स, सिगरेट, सिगार एटसेट्रा 45,800, और फिर है फूड स्टफ्स 36,200। तो देखो जो वाइन, सिगरेट, सिगार है ये तो हुआ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ये होटल खुद नहीं बनाता होगा, लेकिन जो फूड स्टफ्स है ये है रॉ मटेरियल, मतलब खाना बनेगा तो उसका सामान है ये रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स। तो फूड स्टफ्स रॉ मटेरियल है, तो ये है हमारा स्टॉक इन ट्रेड और ये है हमारा रॉ मटेरियल। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, रेंट रेट्स अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, लॉन्ड्री ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, सेल्स वाइन, सिगरेट, सिगार और फूड। तो मतलब ये दोनों ही सेल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। कोल एंड फायरवुड ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, कैरिज एंड कॉलेज ये भी एक्सपेंसेस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग ये भी ये सब अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे सब चीजें, रिपेयर अच्छा जी अदर एक्सपेंसेस में, रेंट ऑफ रूम्स ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा क्योंकि होटल है और होटल का ये मेन पार्ट ऑफ बिजनेस है। फिर बिलियर्ड, बिलियर्ड जानते हो? हाँ क्या बात है भाई, तुझे सब पता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट होगा, क्योंकि होटल में ये सब चीजें क्या होती हैं, गेम के लिए होती है, खेलने के लिए। तो ये सब होटल का एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। तो बिलियर्ड हो, कोई टेनिस कोर्ट हो, ये सब जो होती है, तो ये हो गया आपका, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही जाएगा, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही जाएगा। मिसलिनियस रिसीट ये अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव भी अदर इनकम है, ट्रांसफर फी अदर इनकम है, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग पीपी, फर्नीचर भी पीपी में जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री देखो, तो इन्वेंट्री दो हैं, एक वाइन, सिगरेट, सिगार और एक फूड स्टफ। तो इसका मतलब ये है स्टॉक इन ट्रेड का और ये है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया रॉ मटेरियल का। फिर कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ये भी अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए जाते हैं। 2000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच 6%, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, रेट भी दे रखा है, तो 2 लाख का 6%, इंटरेस्ट कितना बनेगा 12,000। तो अभी देखते हैं 12,000 का इंटरेस्ट पेमेंट है या नहीं है। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। गुडविल एट कॉस्ट तो इंटेंजिबल में जाएगा। जनरल रिजर्व 2 लाख। अब क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो बेटा अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो सारा का सारा इंटरेस्ट को एक्रूड इंटरेस्ट मानकर आप एक्सपेंसेस में लोगे और इसको अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। 2 लाख का 6% यानी 12,000। वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेट नहीं दे रखी कि आपने डिवेंचर कब इशू करे, तो हम मानकर चल रहे हैं कि बिगिनिंग में इशू करे होंगे या पहले से इशू होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सपेंसेस आपको लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है।
देखिए आगे है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1280, तो ये वेजेस एंड सैलरी में ऐड हो जाएगा और अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वाइन सिगरेट सिगार 22,500 और फूड स्टफ 16,400, तो फूड स्टफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है और ये इन्वेंट्री का है। अब आपको बताए रॉ मटेरियल का स्टॉक चेंजेस में दिखाते हो या नहीं? वो कहां दिखाते हो? रॉ मटेरियल कंज्यूम में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक है उससे चेंजेस इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5% और लैंड एंड बिल्डिंग पर लगेगा डेप्रिसिएशन 2%। द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 21 स्टूड एट ₹7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर फुली पेड एंड 2,000 शेयर 60 पेड। अब देख लो इनके पास जो प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है वो दो तरह का है, 6,000 शेयर फुली पेड और 2,000 शेयर यानी 100 का शेयर है लेकिन 60 पेड है। ये 1 अप्रैल की सिचुएशन बता रहा है, 1 अप्रैल बिगिनिंग मतलब 21 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर की। आगे कहता है द डायरेक्टर्स मेड ए कॉल ऑफ 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 21। 1 अक्टूबर को डायरेक्टर ने कॉल किया 40 रुपए पर शेयर का, यानी 2,000 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से कॉल किया होगा। ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर देन फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 90 पर शेयर एज फुली पेड। बाद में जाकर उनको रीइश्यू भी कर दिया। इसका मतलब रीइश्यू अगर कर दिया तो फिर तो पूरे शेयर आपके फुली पेड हो गए। भाई पहले फॉरफिट किया फिर रीइश्यू कर दिया, लेकिन रीइश्यू पर आपको फायदा हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो वो इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कहीं पर, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना फायदा हुआ। एक बात बताओ, हमने शेयर फॉरफिट किए होंगे तो आप देखो 40 रुपए आपने मांगे तो एक शेयर होल्डर ने 40 दिए नहीं, तो उसने कितने दिए होंगे ये देखो। भाई 100 रुपए का शेयर था, 40 रुपए मांगे उसने नहीं दिए, तो उसका मतलब 60 वो ऑलरेडी आपको दे चुका था ना, 60 दे चुका था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला गया होगा। आपने एंट्री बनाई होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 100 10,000, फिर 2 कॉल्सिन एरियर 100 इंटू 40 4,000, फिर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6,000 चला गया होगा, यानी जो 60 रुपए पर शेयर है वो शेयर फॉरफीचर में चला गया होगा। अब इन शेयर्स को हमने रीइश्यू किया 90 पर फुली पेड, तो 90 पर जब आपने फुली पेड किया तो एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 90, फिर शेयर फॉरफीचर डेबिट 10 और 2 शेयर कैपिटल 100 रुपए। ये एक शेयर की बात बता रहा हूं और शेयर थे टोटल 100, तो 90 इंटू 100 10 इंटू 100 और 100 इंटू 100 ये हुआ होगा। अब अगर देखो शेयर फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिट हो रखा था 60 से, आपने डेबिट कर दिया कितने से 10 से, तो 50 रुपए पर शेयर आपको फायदा हो गया। तो 100 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का फायदा हो गया। और ये फायदा जानते हो कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो ये 5,000 रुपए आपके बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में दिखने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने कैपिटल रिजर्व में ना दिखाकर जानते हो कहां दिखा रखा है? कैपिटल में ऐड करके दिखा रखा है। आप ये देखो यहां पर, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 8,05,000 दिख रहा है और कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व नहीं दिख रहा। तो ये जो 8,05,000 जो है ना, इसमें 5,000 कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। क्योंकि अगर आप सोचो 6,000 शेयर फुली पेड थे तो 6,000 इंटू 100 तो 6 लाख तो ये हो गया। फिर 2,000 शेयर जो 100 रुपए का था वो भी फुली पेड हो गया, तो ये कितना हुआ 2 लाख। तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 8 लाख, और दिख कितनी रही है 8,05,000। तो 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है? ये वही वो कैपिटल रिजर्व है। तो आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल में से 5,000 निकालकर रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करने हैं बस, कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, इसीलिए वो नीचे जो आपको करना कुछ नहीं है, बस खाली नीचे वो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको यूज करके
5,000 रुपए यहां से हटाकर कैपिटल रिजर्व में लिख देने हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है, ये तो बात होगी, फिर कहता है द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 2 अप्रैल 22। 2 अप्रैल को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, करंट ईयर में नहीं किया। कब किया? अगले साल जाकर। तो इसका कुछ नहीं होगा, बस इसको डिस्क्लोज कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट में, बाकी इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर 31 मार्च या उससे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तभी वो प्रॉफिट में से माइनस होगा, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया ये गिवन नहीं है, तो हमको अपने आप ट्रांसफर नहीं करना जब तक बताएगा नहीं। इग्नोर टैक्सेशन। तो हमें एक तो ट्रेड वो मतलब जो है इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मतलब पीएनएल स्टेटमेंट, और एक बैलेंस शीट। तो पहले हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद में फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो जी, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। ठीक है जी, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफ इंटरनेशनल होटल लिमिटेड, होटल्स लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। यहां पर आएगा पर्टिकुलर, नोट्स और अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब लिखेंगे तो इसका आपको बनाना पड़ेगा नोट 1, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं है, होटल की सर्विस है, बिलियर्ड है, कई चीजें हैं। अदर इनकम, और अदर इनकम का भी नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि कई हैं अदर इनकम में भी। और फिर आएगा टोटल, फिर पार्ट 2 यानी 3 इसको बोलेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और यहां पर आएगा नोट नंबर 3, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, ये इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, वही सिगरेट सिगार जो वगैरह है। क्या क्या है एक बार देख लो, वाइन सिगरेट सिगार सब तुम्हारी फेवरेट चीजें। क्यों जी?
सिगार, सिगार जानते हो किसको बोलते हैं? क्या होता है उसको सिगार बोलते हैं? वो इतने मोटी पुरानी फिल्मों में जो पीते होते थे। अच्छा, और वो क्या होता है, एक वो भी तो होता था, वो एक इतना बड़ा उसके ऊपर वो रखा होता था, वो ऐसे मुंह में उनके होता था आगे, वो हुक्का टाइप छोटा सा। मुझे लगता है वो सिगार है। अच्छा, वो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब पता सब है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, वो छोटा हुक्का है। क्यों? हुक्का देखा है तो क्या हुआ? जानकारी तो तुमको सभी होना चाहिए। चलो जी, तो बताओ जरा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 45,800। तो इसमें कोई नोट नहीं है। 45,800। उसके बाद यहां पर लेंगे चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड ही लेना है आपको। चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, फूड का कोई स्टॉक है नहीं, अदरवाइज वो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाता, क्योंकि फूड का इतना स्टॉक होता ही नहीं है। फूड तो भाई ताजा ताजा बनता है, बासी तो बनता नहीं है ना? तो जितना बनता है उतना कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए स्टॉक इन ट्रेड का ही है। अब स्टॉक इन ट्रेड का आप देख लो जरा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और ओपनिंग कितना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चेंजेस होगी। तो क्लोजिंग तो नीचे दे रखा है, 22,400 क्लोजिंग है, 22,500। और ओपनिंग कितना है वो इधर देख लो, ओपनिंग 12,800। ठीक है, 12,800 जो है वो ओपनिंग है। तो यहां पर आ जाएगा 22,500 प्लस 12,800। तो ये कितना होगा? 9700। तो ये प्लस या माइनस करके लिखो? माइनस करके लिखना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इसलिए माइनस करके लिखना है। फिर यहां पर आएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर देखो एक आधी आइटम है तब तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 आइटम है तो फिर आपको नोट बनाना पड़ेगा इसका भी। तो एक बार जरा नजर डाल लो कितने आइटम दे रखे हैं इससे रिलेटेड। एक आधी आइटम है या कई सारे आइटम है, एक बार देख लेते हैं। एक तो वेजेस एंड सैलरी है, और देखो कुछ और भी है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो? नहीं है, बस नीचे एक आउटस्टैंडिंग दे रखा है 1280। ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, तो यहीं पर कर देते हैं, फिर नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही आइटम है। तो यहीं पर आप लिख लीजिए कितना है टोटल, कितना है उसमें सैलरी वगैरह। 28,300, 28,300 का प्लस 1280 क्या है इसमें? आउटस्टैंडिंग जो नीचे दे रखा है। और ये आउटस्टैंडिंग जो है अदर करंट लाइबिलिटी में भी जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसको जोड़ लो जरा, 28,300 प्लस 1280, 2580। ठीक है, उसके बाद में आएगा यहां पर फाइनेंस एक्सपेंसेस। अब फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और वो भी होगा कितना? 2 लाख का 6%, 12,000। ये भी अदर करंट लाइबिलिटी में भी आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ नहीं है।
और फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें शायद 2-3 एसेट पर है ना? नीचे दे रखा है आपको किन किन एसेट पर है। फर्नीचर पर है, लैंड एंड बिल्डिंग पर है। इसका नोट बना लेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। तो इसका नोट बनेगा, नोट नंबर 4। और फिर अदर एक्सपेंसेस का भी नोट बनेगा, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस काफी सारे हैं। अदर एक्सपेंसेस आएगा 5। ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस आएगा। टोटल एक्सपेंसेस यहां आएगा टोटल एक्सपेंसेस। देखो क्वेश्चन में कोई टैक्स एक्सपेंसेस दे नहीं रखा है ना, तो जो भी निकल कर आएगा वही प्रॉफिट होगा। तो पीबीटी नहीं, यही पीबीटी है, यही पीएटी है। और कोई ना तो कोई एक्सेप्शनल आइटम है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी निकल कर आएगा यही प्रॉफिट होगा। आप इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो या इसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, एक ही बात है, क्योंकि टैक्स रेट गिवन नहीं है। ठीक है। अब एक एक करके हमको नोट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन प्रीफरेंस शेयर, बेटा इंटरेस्ट ऑन प्रीफरेंस शेयर नहीं होता, वो डिविडेंड होता है। तो वो डिविडेंड तभी लेंगे जब आपको गिवन होगा। ठीक है, जब आपको गिवन होगा तभी डिविडेंड लेंगे, अदरवाइज अपने आप नहीं लेना। बताओ जी, ठीक है यहां तक? आइए नोट बनाते हैं। पहला नोट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नोट 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले सेल ऑफ वाइन्स, सिगरेट, सिगार एटसेट्रा। देखो भैया क्या क्या कितने में बेचा ये? 68,400। उसके बाद सेल ऑफ फूड कितना बताइए? 57,400, 600, 57,600। खाने से ज्यादा वाइन, सिगरेट, सिगार की सेल है। आप सोच सकते हो किस टाइप के लोग जाते हैं होटल में। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम होटल, यानी रेंट फ्रॉम होटल या रेंट ऑफ होटल्स। रेंट ऑफ रूम होगा ना, रूम्स। कितना? 48,000। और फिर है आपका बिलियर्ड, बोलो कितना? 5,700।
ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो जी। 179,700। ठीक है जी। मतलब सबसे ज्यादा सेल वाइन सिगरेट सिगार का ही हो रहा है, रेंट रूम से भी ज्यादा। क्यों जी? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद में नोट नंबर 2 है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम, और अदर इनकम में ढूंढो, देखो क्या क्या है। क्रेडिट साइड में देख लो, क्रेडिट साइड में ही होगा अदर इनकम। तो क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो एक तो है इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड 2800, ट्रांसफर फी 700, नहीं मिसलिनियस रिसीव्ड 2800, डिस्काउंट रिसीव्ड 3300 और ट्रांसफर फी 700। बस यही 3 चीजें हैं, और तो कुछ है नहीं। तो इन तीनों को आप फटाफट लिख दीजिए। मिसलिनियस रिसीट 2800, डिस्काउंट रिसीट 3,300, और बोलो जी ट्रांसफर फी 700। तो ये आ जाएगा आपका टोटल अदर इनकम 6,800। ये अदर इनकम हो गया। नोट नंबर 3 क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ प्लस परचेज ऑफ फूड स्टफ्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स, तो ये तीनों आपके रॉ मटेरियल हैं। तो नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, कितना? 5260 प्लस परचेज ऑफ फूड स्टफ, कितना? 36,200। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, ये नीचे दे रखा है, फूड स्टफ 16,400। ठीक है जी। तो ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना? 25,060। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। अच्छा जी, 4 नंबर नोट क्या है?
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नोट नंबर 4। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, इसी में पीपीई भी आ जाएगा। पीपीई भी इसी नोट में दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर पीपीई का नोट अलग से बनाना पड़ेगा आपको फिर बाद में जाकर बैलेंस शीट के लिए, तो इसी में आ जाएगा। नोट नंबर 5। मैं ये देख रहा था, पता चल रहा है तुमको? नहीं, यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीपीई, फिर डेप्रिसिएशन, और फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीपीई जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो देख लो जरा पीपीई में है क्या क्या, एक बार नजर डालना है। पहले फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपका फर्नीचर एंड फिटिंग, यही दो चीजें हैं। नहीं, गुडविल तो इंटेंजिबल, वो तो अलग है, वो पीपीई नहीं है, ठीक है, यही दो चीजें हैं। तो यहां पर आप लिखोगे फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है बैलेंस? क्या है बोलो, कितना? 850। इस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से? 5%। 2% है, कितना बताओ? 17,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं 2%। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 8,33,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये कितना है बताना? 86,300। हाँ जी, 86,300। इस पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 5%। तो कितना होगा? 5% का रेट है। तो क्लोजिंग बैलेंस बोलो कितना? 80,985। अरे क्या हुआ? कौन से? ये वाले? अच्छा, तो डेप्रिसिएशन क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर है? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तब एसेट में से माइनस हो चुका होता है वो। अगर डेप्रिसिएशन बाहर दे रखा है, आपको बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाओ, तो इसका मतलब ये वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन है। ये है क्लोजिंग बैलेंस लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना? अब तुम उससे कंफ्यूज हो रहे हो। जो पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था। यहां पीएनएल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। समझ गए ना? तो जो क्वेश्चन आपने पहले किए थे जिसमें हम यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, यहां कॉस्ट नीचे गिवन होता था, तो वो इसलिए करते थे क्योंकि वहां पीएनएल अकाउंट बन चुका होता था। पीएनएल अकाउंट बन गया तो डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी लग चुका होता था। समझ गए? यहां पर आपको पीएनएल बनाना है, तो डेप्रिसिएशन या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, और वो गिवन नहीं है, वो बाहर गिवन है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अभी आपको। अच्छा, अब इसके टोटल लगाइए जरा, देखिए।
ये आएगा टोटल। डेप्रिसिएशन का टोटल बताओ। पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है दोनों का? 9,36,300। दोनों पर डेप्रिसिएशन 21,315 और क्लोजिंग बैलेंस 14,985। ठीक है, तो ये आपका 9,14,985 बैलेंस शीट में जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है 21,315 ये पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए, अब अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, वो सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंसेस। 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 अब अदर एक्सपेंसेस में आप देख लो, एक एक करके बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही चलेंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 8,900। रेंट एंड रेट्स 8,900। फिर क्या है? लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 750। फिर है कोल एंड फायरवुड 3,290। 3,290 और कैरिज एंड कॉलेज कितना? 810 और सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 5,840 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना? 360 और रिपेयर 4,250 और बस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हैं, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। ये कितना है? 8,000 और बस। ठीक है जी, इसका सबको लगा लो टोटल, ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 40,200, 40,200 ये हो गया। किसमें से? पीएनएल में से तब माइनस करते हैं जब पीएनएल बन चुका है और अभी तक आपने घटाए नहीं थे। अब यहां लिख दिया तो अब दो जगह थोड़ी ना माइनस होंगे, यहां पर लिखने से भी तो पीएनएल से ही माइनस हो रहा है ना। अब यहां अगर आपने छोड़ दिया तब वहां पीएनएल से माइनस करोगे। अब यहां पर आपने पीएनएल में जब डेबिट कर दिया तो फिर पीएनएल से ही तो घट गया। 40,200। अब ये पांचों आइटम उठाइए और फटाफट पीएनएल में लिखिए और देखो जरा फटाफट कैलकुलेट करके बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। 4,445। बस
इतना बड़ा होटल चला के इंटरनेशनल नाम है, 22,000 का प्रॉफिट। हाँ जी। बोलो बेटा बोलो। इन सबको उठाकर लिखते हैं इधर। पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कितना आया था? 179,700। अदर इनकम 6,800। टोटल 186,500। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 25,060। अच्छा जी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया। अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 21,315। और अदर एक्सपेंसेस 40,200। तो अब इन सब का आप टोटल लगा लो। 162, 164,255, यानी 164,255। तो अब बताइए पीबीटी या पीएटी जो भी बोलो। 22,245। इंटरनेशनल होटल का नाम है और प्रॉफिट हो रहा है 22,000 रुपए। क्यों जी? लगता है ऑफर नहीं दे रहा है ढंग से होटल। तुम जैसा मैनेजर होना चाहिए वहां पर, इस जैसा। हम्म। तो तुम्हारा मैनेजर हाँ जी। तो प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर कमीशन। अब बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलिए जरा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, यहां लिखेंगे बैलेंस शीट
ऑफ इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड as at 31st March 22. Particulars: notes, amount. यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड. नंबर ए, शेयर कैपिटल. अच्छा जी, कितने नोट बना चुके थे आप अभी तक? 5. तो ये नोट बनेगा 6 नंबर. सही तो बने थे. बी, रिजर्व एंड सरप्लस. इसका बनेगा नोट नंबर 7. नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटी. अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको सिर्फ डिवेंचर ही दे रखे हैं शायद. 12%, कितना? 6% डिवेंचर्स, 2 लाख रुपए के, और तो कुछ है नहीं. उसके बाद नंबर 3, करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल्स यानी जो क्रेडिटर्स हैं. बताइए क्या गिवन है? कितने? 44, 42,000. 42,000 के ट्रेड पेबल्स है. उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी का नोट बना लेंगे 8 नंबर. ठीक है. और ये हमारा ये साइड हो गया एक टोटल. उसके बाद में यहां पर लिखेंगे नंबर 2, एसेट्स. एसेट में नंबर 1 आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, सॉरी, नॉन करंट एसेट्स. अच्छा, नॉन करंट एसेट में एक तो पीपीई, और उसका पॉइंट नंबर मतलब नोट नंबर 5 में शायद हमने कैलकुलेशन किया था. 5 में, 4 में, 4 में उसका कैलकुलेशन किया था. तो बताओगे कितना? 4 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीपीई बताओ. 9,14,985, ये हमने कैलकुलेशन की थी. उसके बाद गुडविल 5 लाख गिवन है. अच्छा जी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 272, 300, ये आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. ये हमारा नॉन करंट एसेट हो गया. उसके बाद में करंट एसेट,
करंट एसेट में एक तो आएगा इन्वेंट्रीज, इसका नोट बना लो तो ज्यादा बेटर है, 9 नंबर, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक भी है और बाकी फिनिश गुड्स वाला भी है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना है उतना ही लिख दो, 19,260। फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंस जो भी हो उसको नोट कर लो। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 580। इसमें क्या क्या है, कैश प्लस बैंक, ये दो चीजें हैं ना, तो ये दोनों चीजें यहां पर लिख दी जाएंगी। ठीक है, और कुछ है? बस अब जो नोट है आपके, कुछ नोट बनाने पड़ेंगे। 6 नंबर नोट शेयर कैपिटल का है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का है। ठीक है, आइए नोट बनाते हैं। पहले नोट 1, नोट 6, और नोट नंबर 6 है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो गिवन है, क्या बात है भाई, क्लास खत्म होने के बाद आना चाहिए था। ऑथराइज्ड कैपिटल में एक तो प्रीफरेंस कैपिटल है, कितना कितना, 5,000, 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहां लिखेंगे पहले 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और ये है 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100, तो ये हो जाएगा 5 लाख। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए कितना है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100, 10 लाख, तो ये हो जाएगा टोटल, और इस टोटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ₹15 लाख, इस टोटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, बस यही नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। फिर यहां आएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सबसे पहले 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल,
5,000 शेयर्स ऑफ ₹100, 5 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में बताइए कितना है इशूड एंड सब्सक्राइब। 6,000 प्लस 2,000 यानी 8,000। 8,000 थे ना भाई, 6,000 तो पहले से ही फुली पेड थे, 2,000 आपके पार्टली पेड थे लेकिन करंट ईयर में पैसा मंगा लिया। एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे तो उसके शेयर फॉरफिट करके री इशू कर दिए, तो वो भी फुली पेड हो गया होगा। तो टोटल मिलाकर कितने शेयर हैं? 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 फुली पेड, तो ये हो गया 8 लाख। 8 लाख, तो टोटल बताइए 13 लाख रुपए ये बैलेंस शीट में जाएगा आपका कैपिटल। 13 लाख रुपए बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल। ₹13 लाख बैलेंस शीट में चला जाएगा कैपिटल। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बताओ जी। सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व जो है ना वो यहां लिखोगे ऑन शेयर्स या ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर करके लिखो, ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो कितने शेयर थे, 100 इंटू एक शेयर पर 60 रुपीज आप रिसीव कर चुके थे, उसमें से री इशू पर 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो फायदा कितना हुआ एक शेयर पर? 50 रुपए। तो 100 शेयर पर कितना? 5,000। ये 5,000 शेयर कैपिटल में इंक्लूड कर रखे थे हमने, गलती से जाना चाहिए था उसको कैपिटल रिजर्व में। अच्छा जी, उसके बाद और कोई रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 2 लाख। उसके बाद पीएनएल बैलेंस, और पीएनएल बैलेंस में पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 41,500, इसमें प्लस करो करंट ईयर का पीएटी, पीएटी ऑफ करंट ईयर जो आपने कैलकुलेट किया था 22,245। क्या कोई ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व वगैरह में? नहीं किया, तो बताओ कितना आएगा ये? 63,745, और ये टोटल कर दीजिए, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 2,68,745। बताओ जी, और बताइए, और सब बढ़िया? और सब ठीक है? घर पे? बाहर? बाहर का नहीं पता। बाहर वालों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना घर वालों का।
जितना घर वालों का ख्याल रखते हैं उतना ही बाहर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। समझे? अच्छा जी, ये हो गया नोट नंबर। अब कौन सा? 8। 8 नंबर नोट में क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या है बताइए? एक तो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, 12,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, 1280। और कुछ? यही दो चीजें हैं। चलो टोटल लगा दो, 13,280। और कोई नोट? इन्वेंट्री का नोट नंबर 9। नोट नंबर 9। तो नोट नंबर 9 में आ जाएगा इन्वेंट्रीज। पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी फूड स्टफ। फूड स्टफ मिर्च मसाला सब्जी, रॉ मटेरियल 16,400। और स्टॉक ऑफ वाइन्स, सिगार, सिगरेट एटसेट्रा, ये 22,500। टोटल 38,900। ठीक है जी, ये हो गया। लिख लो भाई, लिख लो, कुछ लिखते ही नहीं हो तुम। 38,900 मैच हो रही बैलेंस शीट? हो गई? चलो लिखो एक एक करके। शेयर कैपिटल में से 5,000 लेस करके नहीं शो करना। नहीं बेटा, आपको वहां दिखा देना है कितना शेयर कैपिटल है, बस वो अपने आप ही लेस हो गया। आइए, शेयर कैपिटल बताओ। 13 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 268,745। अदर करंट लायबिलिटी 13,280। टोटल 18,24,025। ठीक है,
025। उसके बाद में पीपीई लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी। इन्वेंट्री 38,900 और इसका टोटल 13 लाख, मतलब 18,24,025। यह आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था और ये समझ लो कि सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक था ये। एक और भी था वो जो हमने करा था जिसमें सारी बैलेंस शीट बनानी थी, उसमें काफी इंफॉर्मेशन थी, और एक ये है। चलो जी, अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन जरा दिखाता हूं, एक और। हो गई नोटिंग, हो गया सबका? एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 20x2। लैंड एट कॉस्ट 220, प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है, फिर इसका मतलब डेप्रीसिएशन का बैलेंस गिवन होंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो वो इधर दे रखा होगा कहीं, देखो ये दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये देखो, ठीक है ना। तो ये दे रखा है प्रोविजन। जब भी एसेट कॉस्ट पर दे रखा होगा तो उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस अपोजिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो 770, ट्रेड रिसीवेबल 96, इन्वेंट्री 31 मार्च x2, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया ना ये, फिर 86। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर है। बैंक, अब देखो परचेज फिर एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि ये एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री घटाने के बाद, है ना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अच्छा अब इस क्वेश्चन में ये जो है ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब होता है कि इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में। तो ये जो परचेज है ना, फिर ये रॉ मटेरियल का परचेज होगा। परचेज रॉ मटेरियल का परचेज होगा, और रॉ मटेरियल का अगर परचेज होगा तो उसके स्टॉक को आप उसी परचेज में से ही एडजस्ट करते हैं, उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। यानी ओपनिंग स्टॉक को परचेज में ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है, समझे। तो क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी घटा हुआ है इसमें से, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक हुआ तो वो इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने आप ही रॉ मटेरियल कंज्यूम करके आ जाएगा। फिर है एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट 20, फाइनेंस एक्सपेंसेस। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, पेड का मतलब कैश से घटा हुआ होगा, बस पीएनएल में से माइनस करना है। लेकिन पीएनएल में कब, जब पीएटी निकल आएगा, उसके बाद फिर आपको जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हो ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, फिर प्लस पीएटी, जो करंट ईयर का पीएटी है, उसमें से माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, और जो बचेगा वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड जो है वो एक्सपेंसेस नहीं होता, इसलिए वो पीएनएल के अंदर नहीं आता, ये एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट होगा तभी हो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाता। तो इसलिए बाद में इसको माइनस किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाते वक्त। इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिवेंचर। अब डिवेंचर में देखो रेट है 10%, तो 20 का इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या 20 का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जनरल रिजर्व 31, पीएनएल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 72, सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा 40, सेल 700, ट्रेड पेबल्स 52, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172, सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 4 का है। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या है बताएगा क्वेश्चन, क्या है ये, किस वजह से दिख रहा है।
भाई सस्पेंस अकाउंट तो तभी दिखता है जब आपने कोई गड़बड़ कर रखी हो, तो कुछ ना कुछ हो सकता है इन्होंने गलती कर रखी होगी। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा फिगर ऊपर देख लो, इन्होंने दे नहीं रखी, लेकिन ये फिगर इन 1000 है, फिगर इन 1000 है ये, ठीक है ना। जब फिगर इन 1000 है तो ये 40,000 इंटू 10, तो ये 4 लाख हो जाएगा। तो 4 लाख का मतलब कितना हुआ? 400, क्यों जी? 400। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रिवैल्यू द लैंड एट 360। 3,60,000 में इसने लैंड को रिवैल्यू कर दिया। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें लैंड आएगा 360 पर, जबकि इसके अंदर कितना दिख रहा है? 220। तो कितने का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ? 140। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाओगे आप, रिजर्व एंड सरप्लस में, पीएनएल में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाओगे तो उसमें लिख दोगे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड 140, और लैंड को 360 पर दिखा दोगे पीपीई में, ठीक है। आगे डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड 10% ऑन 2 अप्रैल। ये तो अगले साल का ट्रांजैक्शन है, इसका कुछ नहीं होगा करंट ईयर में। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000, जो ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, 4,000 सस्पेंस अकाउंट, अब बता रहा है कहां से आया। रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/2021। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी वाज 10,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8,000। कहता है कि ये इन्होंने देखो क्या करा, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने 4,000 रुपए में एक मशीन बेचा, उसकी एंट्री इन्होंने सीधी सीधी डाल रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके 4,000 4,000 ये एंट्री डाल रखी है बस, और कुछ किया ही नहीं है। मतलब मशीन बेचा 4,000 में, एंट्री डाल दी बैंक टू सस्पेंस अकाउंट 4,000। अब इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जब आप कोई एसेट बेचते हो तो देखिए क्या एंट्री बनती है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से, फिर जितना इस मशीन पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका था वो डेबिट हो जाएगा। तो कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था देखो, 8,000। तो यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 8,000। फिर जो एसेट की कॉस्ट थी वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 10,000 से। और अब देखो प्रॉफिट है या लॉस? तो गेन है, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो ये पीएनएल में चला जाएगा, मतलब अदर इनकम में इसको भेज देंगे। तो अदर इनकम में कितना? 2,000। ये एंट्री बननी चाहिए। अब इन्होंने क्या करा है, बस बैंक को डेबिट कर रखा है, बाकी कुछ किया ही नहीं। तो आप बैंक को तो हटा के बैंक की जगह क्या आ जाएगा? जो गलती से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 4 से। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी आज की डेट में, क्योंकि बैंक तो क्रेडिट डेबिट हो चुका है, तो बैंक को अब दोबारा डेबिट तो करना नहीं है। तो जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर दो, और बाकी जो जो होना चाहिए था वो कर दीजिए। तो इस एंट्री को बनाने का देखिए इफेक्ट क्या होगा। पहली बात तो ये सस्पेंस 4 रुपए का जो दिख रहा है 4,000 का, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में दिख रहा है, आपने डेबिट कर दिया, तो ये खत्म। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दिख रहा है ना, ये इसमें 8 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये कितना बचेगा? 164 बचेगा ये। उसके बाद मशीन जो दिख रही है वो 10 से कम हो जाएगी। ये देखो मशीन 770 की दिख रही है, इसमें से कितना कम हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा। और ये जो पीएनएल है, ये जो आया है 2, ये अदर इनकम में चला जाएगा। अदर इनकम, जब आप पीएनएल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें अदर इनकम में चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन करके 2,000 रुपए। समझे? ये इसका इफेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन 10% लगाना है मशीनरी पर ऑन कॉस्ट। अब ऑन कॉस्ट मतलब आप देख लो, 770 में से 10 माइनस कर दो तो कॉस्ट कितनी बचेगी? 760। तो 760 का 10% 76। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप कहां ट्रांसफर करोगे इसको?
एक तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जाएगा ये 76, और बैलेंस शीट में मशीनरी में से कितना डेप्रिसिएशन माइनस होगा, 172 में से 8 माइनस करके कितना बचा ये 164, और इसमें 76 और ऐड कर लो, कितना 240, मतलब 240 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो 760 में से 240 घटा दोगे, जो वैल्यू बचेगी वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। कितना आएगी, 760 में से 240 घटाओ, कितना 520, 520 का प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा। इसका नोट कैसे बनाओगे, देखो नोट में आपको ऐसे अभी रफ में बनाकर दिखा रहा हूं। पहले आप बनाओगे, जैसे पीपीई का ही नोट में बनाता हूं यहां पर। पीपीई एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग नहीं, खाली लैंड था, तो वो दिखेगा 360 पर, दिखेगा ना 360 पर रिवैल्यूएशन के बाद, क्योंकि 220 में 140 ऐड करके। फिर मशीनरी, और मशीनरी कैसे दिखेगा, सबसे पहले यहां लिखोगे कॉस्ट, और कॉस्ट देखो कैसे आएगा, 770 में से कितना घटाकर, तो ये 760 बचेगा। इसमें से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो पहले से कितना था 172, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आया, और कितनी मशीन जो बेच दी उस पर डेप्रीसिएशन कितना था 8, तो कितना बचेगा ये 240, और ये जो बचेगा 520 ये आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे, ये पीपीए का टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, बताओ। और डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में कितना जाएगा, जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है 76। आगे आपसे कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च X2 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विद नोट्स टू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एज पर शेड्यूल 3। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड टैक्सेशन, इसमें भी टैक्स है ही नहीं। तो पहले तो पीएनएल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको। तो पीएनएल स्टेटमेंट में वही सारी चीजें हैं, देख लो क्या क्या है। बस इसमें क्या है देखो, इसमें ना तो आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ना ही फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा, एडजस्टेड परचेज करके 320, ठीक है ना। चेंजेस इन इन्वेंट्री करके आएगा नहीं, क्योंकि वो इसमें से ऑलरेडी घटा हुआ है, तो ये सीधा बैलेंस शीट में ही जाएगा 86। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल के स्टॉक के तौर पर ये चला जाएगा 86। बाकी उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो मतलब मुझे लगता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी नहीं दिख रहा मेरे को, है कहीं नहीं दिख रहा। फिर आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस ये है 20, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है 76, और फिर सारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे सारे टोटल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब अदर एक्सपेंसेस में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ सेल है, और एक अदर इनकम में क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2। तो पीएनएल अकाउंट बनाइए फटाफट, चलिए स्टार्ट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बनाइए, और बैलेंस शीट।
हेलो हेलो, नहीं हुआ? हाँ, क्वेश्चन हटा दिया। अरे यार, मैं लगा ऐसे कैसे हटा दिया। ये है तो दिख तो रहा।